गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम ईएसआईसी एक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप हम जानते हैं कि ईएसआईसी बहुत ही बड़ा सोशल सिक्योरिटी स्कीम है और इसमें सारे तरह के बेनिफिट वर्कर को दिया जाता है। और हमारे साथ रिटायर्ड रीजनल डायरेक्टर साहब हैं ईएसआईसी के, श्री संजय सिन्हा जी। वो डिटेल से आपसे बात करेंगे। आर यू लिसनिंग? हाँ। और मैं 2 मिनट संक्षिप्त में केवल ईएसआईसी का डिस्कस करूंगा। ईएसआईसी जो है, ईएसआईसी 1948 जो है, हाल फिलहाल में इसको सोशल सिक्योरिटी कोड में सबस्यूम किया गया है। और ये अभी 10 वर्कर के स्थापना पर ये लागू है। और इसको सरकार ने वॉलेंट्री भी कर दिया है कि अगर कोई भी स्थापना अगर चाहे तो वो ईएसआईसी में अपने वर्कर को इसका फायदा दिला सकता है। और इसके साथ ही ये एक और भी नई बात है कि अगर आप डेंजरस में उद्योग में हैं तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लागू करके ईएसआईसी एक्ट को वहां लागू कर देगी, इवन वन वर्कर के स्थापना में भी। और इसके बाद जो आपका इम्प्लाई कंपनसेशन एक्ट है, ये लागू नहीं होता है जहां ईएसआईसी लागू होता है। ईएसआईसी का कवरेज अभी 21,000 है और गवर्नमेंट इसको बढ़ाने पर विचार कर रही है। और 21,000 के अंतर्गत जितने वर्कर काम करते हैं उन पर यह लागू है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है मेडिकल बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट और मैटरनिटी बेनिफिट है। और आज हमारे दोस्त श्री संजय सिन्हा रीजनल डायरेक्टर रिटायर्ड जो है, हम और अधिक आपको बताएंगे। तो सर आप बताइए, आप बोलिए। हाँ, नमस्कार सचिन जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि ईएसआई स्कीम जो है यह एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ईएसआई एक्ट 1948 के द्वारा सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत यह अपने देश में लाई गई है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ उसके उसका जो मैंडेट है उसमें उन्होंने कुछ कंटीजेंसीज, मतलब वर्कर्स के जीवन में जो समय समय पर संभावित बड़ी बड़ी कठिनाइयां हैं, जिसके जिसके लिए वो सक्षम नहीं है कि अपने स्तर से या इवन प्राइवेटली अपने साथियों के साथ मिलकर उन परिस्थितियों का सामना कर सके। उन कंटीजेंसीज में जो चीजें आती हैं, जो आपने भी बताया कि उसमें मेडिकल बेनिफिट है, सिकनेस बेनिफिट है, मैटरनिटी बेनिफिट है, डिसेबलमेंट बेनिफिट है और डेथ ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी है ये। और इसके अलावा रिहैबिलिटेशन वगैरह की भी कुछ स्कीम है। इसके अलावा हम लोगों ने अटल बीमित कल्याण योजना करके अनएम्प्लॉयमेंट पर भी दिया है, की भी व्यवस्था की है, ताकि अचानक अगर किसी की नौकरी चली जाती है तो उनको कुछ वित्तीय सहायता थोड़ी अवधि के लिए दी जाए, ताकि वो दूसरा कोई रोजगार अपने लिए ढूंढ सकें। तो ये जो है, ठीक कहा आपने कि 21,000 रुपया अभी किया गया है अपर लिमिट। जिनका वेजेस 21,000 तक है प्रति मंथ, प्रति माह, वो इसके ईएसआईसी के दायरे में आते हैं। और अभी भारत में ये 600 के आसपास का आंकड़ा पहुंच गया है। उतने जिलों में ये लागू कर दी गई है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में फेज वाइज ईएसआई कॉरपोरेशन ने ये तय किया कि हम हर वर्कर को सामाजिक सुरक्षा देंगे। उसके लिए फेज वाइज जो है एक्सपेंशन का प्रोग्राम चल रहा है और तकरीबन 600 जिलों में ये लागू किया जा चुका है और बाकी जिलों में भी समयबद्ध तरीके से इसको लागू किया जा रहा है। इसमें जो है हर तरह के फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट आते हैं, जिसमें 10 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, सिनेमा हो, न्यूज़पेपर हो, शॉप हो, एजुकेशनल हो, मेडिकल हो। ये सारे जो जो हैं वो नोटिफाइड एरिया में जो भी आते हैं, उन सबों पर ये
लागू किया जाता है। जहां तक मैं थोड़ा सा आपको और इसके बारे में विस्तार से बताना चाहूंगा कि इस स्कीम को की जो फाइनेंसिंग है, वो फाइनेंसिंग पूरे के पूरे तौर पर लगभग जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के द्वारा कंट्रीब्यूशन अंशदान दिया जाता है, उससे इसको इसको पूरी तरह फाइनेंस किया जाता है। ये भारत सरकार की तरफ से इसमें कोई इस स्कीम को चलाने में कोई भी कंट्रीब्यूशन उधर से नहीं आता है। सामान्यतः यह वर्कर के द्वारा ही और एम्प्लॉयर जो अपना शेयर देते हैं, जो आज की तारीख में एम्प्लॉयर का शेयर है 3.25% ऑफ द वेजेस, वर्कर का है 0.75% ऑफ द वेज, और इस प्रकार दोनों मिलाकर के यह 4%। यहाँ मैं ये बताना चाहूंगा कि यह दर पहले अधिक थी। कोरोना के ठीक पहले ये दर तकरीबन ये दर 6.5% हुआ करती थी, जिसमें 4.75% एम्प्लॉयर का और 1.75% एम्प्लॉय के सैलरी से वेजेस से काटा जाता था। अब ये 6.5% से घटा के 4% कर दिया गया, जैसा मैंने बताया, और इस तरह बहुत ही कम अंशदान देने पर एम्प्लॉय को ये सुविधा प्राप्त होती है। अच्छा सर, यहाँ एक बात हम जोड़ना अभी आपसे पूछना चाहेंगे कि जरूर हमने कई स्थापना में देखा है कि हजारों कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं और वो ईएसआईसी के मेंबर हैं, लेकिन एज ए वेलफेयर अथॉरिटी, एज ए वेलफेयर कमिश्नर और एज ए वेलफेयर ऑफिसर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, हमने उनको कभी देखा नहीं है कि वो ईएसआईसी का कोई फायदा लेते हैं। या तो उनमें जागरूकता का अभाव है। तो अगर कोई हमारे मजदूर भाई अगर बीमार पड़ते हैं या उनका लॉन्ग सिकनेस हो जाता है, अगर किसी मजदूर का ऐसा बीमारी हो जाता है कि 1 महीना से ज्यादा वो बीमार पड़ गए, तो वो मेडिकल बेनिफिट और सिकनेस बेनिफिट कैसे ईएसआईसी से क्लेम करेंगे? ईएसआईसी में किसके पास उनको जाना होगा और कैसे ईएसआईसी को अप्रोच करने से उनको लाभ मिलेगा? इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। जरूर मुझे ये बताना है कि जहां तक ये डिफरेंट बेनिफिट्स जो मैंने गिनाए उनकी बात है, तो आपका जो स्पेसिफिक प्रश्न है कि कि जो जो वर्कर हैं वो अगर बीमार पड़ते हैं तो किस किस तरह का उनको का बेनिफिट के वो हकदार हैं, तो इसके बारे में मैं ये बताऊंगा कि हमारा जो सिस्टम है वो ये है कि हर इंडस्ट्रीज के क्लस्टर में हमारी दो तरह के ऑफिसेज हैं। एक जिसको हम लोग ब्रांच ऑफिस कहते हैं और जहां से हम लोग कैश बेनिफिट देते हैं, और एक जो है हमारा औषधालय डिस्पेंसरी होती है और वहां से हम मेडिकल बेनिफिट देते हैं, और फिर थोड़े से बड़ा बड़ा दायरा और सफिशिएंट नंबर जो भी हमारा उसमें नियम कानून है कि इतने आईपी होंगे तो एक हॉस्पिटल होगा, वहां पर एक हॉस्पिटल भी हम लोगों ने खोला हुआ है। सीमित जो आपका प्रश्न है उसके बारे में मैं कहूंगा कि जो भी कंपनी है उनको उनके एचआर के लोगों को पूरी तरह से पता रहता है और वो पूरी तरह संपर्क में रहते हैं, क्योंकि ब्रांच ऑफिस बिल्कुल नजदीक होता है और हर यूनिट को एक ब्रांच ऑफिस आवंटित रहता है और हर यूनिट को एक डिस्पेंसरी से लिंक किया जाता है। कहीं कहीं जैसे महाराष्ट्र और बंगाल दो ऐसे प्रदेश हैं जहां डिस्पेंसरी के अतिरिक्त एक पैनल सिस्टम है जिसको हम लोग इंश्योरेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर कहते हैं, आईएमपी सिस्टम, जिसमें प्राइमरी डॉक्टर देते हैं, तो उनका भी नाम अटैच रहता है उस यूनिट से। तो जब कोई वर्कर बीमार पड़े तो उनके पास एक कार्ड होता है जिसके अंदर में ब्रांच ऑफिस का नाम लिखा हुआ है, जिसके अंदर में डिस्पेंसरी का नाम लिखा हुआ है, और हमारी जो और उसके आधार पर वह ब्रांच ऑफिस से संपर्क करेगा। अगर दवा लेनी होगी तो डिस्पेंसरी से संपर्क करेगा। आपको मैं ये भी बता दूं कि काफी सालों से अन्य विभागों की तरह ईएसआईसी में भी सब कुछ आईटी इनेबल्ड कर दिया गया है, और इसलिए वर्कर जब पहुंचता है तो तुरंत उनका जो बीमा संख्या इंश्योरेंस नंबर है वह डाल करके डिस्पेंसरी में तथा ब्रांच ऑफिस में उनकी जो पात्रता है वो देख ली जाती है, क्योंकि
मेडिकल बेनिफिट पहले दिन से उनको और उनके पूरे परिवार को जो उन पर आश्रित हैं, जो फैमिली की डिफिनेशन ईएसआई एक्ट में है, उसके तहत उनको सारी मेडिकल की सुविधा मिलती है, चाहे उनका पहला पैसा कंट्रीब्यूशन का आया हो या ना आया हो, वो डे वन से मिलता है। जैसे डेथ का कुछ है, फ्यूनरल फ्यूनरल एक्सपेंसेस है या मेडिकल बेनिफिट है, इन चीजों में कोई पात्रता की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये है कि अगर वो कवर्ड हैं अंडर द एक्ट तो उनको पहले दिन से मिलेगी। तो उनको और केवल बाकी डिस्पेंसरी जो में चीजें पहुंचना हैं, है, उनको केवल अपना पहचान डिस्पेंस पत्र लेके डिस्पेंसरी में पहुंचना है। बिल्कुल वहां पहुंचना है, लेकिन अगर वो लंबी बीमार पड़ते हैं तो जो बाकी बेनिफिट्स हैं जो कैश दिए जाते हैं, जैसे सिकनेस बेनिफिट है, एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट है जो अप टू 2 इयर्स दिया जाता है, और डिसेबलमेंट बेनिफिट है जिसमें कहीं उनका एक्सीडेंट जो है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाता है या डेथ हो जाता है, तो डेथ में तो हम नहीं देखते हैं। डेथ में तो हम लोग फ्यूनरल एक्सपेंसेस तुरंत देते हैं, बाकी जो उनके परिवार को जो हम लोग जीवन भर उनके आश्रितों को जो लाभ दे, जो हम लोग उनको लाभ देते हैं, वो उसकी जांच पड़ताल होती है, मतलब उसकी इंस्पेक्शन होती है। और कुछ जो सिकनेस वगैरह का आपने पूछा है, उसमें नियम ये है कि कुछ कंट्रीब्यूटरी कंडीशंस होते हैं कि जैसे हमारा एक साल में हम 2 भाग करते हैं, 6 महीना को हम लोग कंट्रीब्यूशन पीरियड कहते हैं, 6 महीने को हम लोग बेनिफिट कहते हैं, बेनिफिट पीरियड। जैसे अप्रैल टू सितंबर अगर कंट्रीब्यूशन पीरियड है, तो जनवरी से जून उसका कोरस्पॉन्डिंग बेनिफिट पीरियड। तो पीछे के बेनिफिट इसमें कंट्रीब्यूशन पीरियड में अगर उनका 78 डेज का पैसा आया हुआ है, तो उसका दर निर्धारित है, उसके तरह उसके हिसाब से उनको जो है पैसा उनको दिया जाता है, जो उनके अकाउंट में डाला जाता है। अब हर चीज जो है ऑनलाइन है, उनके अकाउंट में डाला जाएगा। अगर वो छुट्टी लेंगे, छुट्टी एम्प्लॉयर सर्टिफाई कर देगा, उसके फॉर्म्स बने हुए हैं, तो उनके अकाउंट में पैसा जाएगा। इलाज बिल्कुल उनको मिलेगा, जो उसके लिए कोई भी कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो बीमारियां हैं जिनका लंबी अवधि तक उपचार कराने की आवश्यकता रहती है, उसमें हम लोगों का 34 बीमारी का लिस्ट भी है, जिसमें अप टू 2 इयर्स ऑन द मेडिकल एडवाइस उनको पैसा दिया जाता है। और अगर आप को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो सिकनेस का पैसा है, अगर 78 दिन उनका कंट्रीब्यूशन आया हुआ है, तो 2 कंजिक्यूटिव बेनिफिट पीरियड में उनको 91 डेज का पैसा दिया जाता है, जो उनके एवरेज डेली वेजेस का 70% होता है। उसी तरह एक्सटेंडेड वाला की अगर 34 बीमारी जो है, जो लॉन्ग टर्म डिजीजेस है, और उसमें अगर उन्होंने पिछले 2 साल में वो रहे हैं और 156 दिन का 4 कंट्रीब्यूशन पीरियड में, मतलब 2 साल का पीरियड बाद उतने दिनों में अगर 156 दिन का भी पैसा दिया है, तो उनको 124 दिन का 2 साल के पीरियड के दौरान पैसा दिया जाता है, जो 80% एवरेज वेजेस का पैसा होता है। तो इस तरह से जो है मेडिकल एज वेल एज सिकनेस बेनिफिट, कैश एज वेल एज मेडिकल बेनिफिट्स हम लोग देते हैं। और इसके अलावा टेम्पोररी डिसेबलमेंट है, परमानेंट डिसेबलमेंट है, डिपेंडेंट बेनिफिट है जब वो गुजर जाता है, आईपी या आईडब्ल्यू जो जो है वो गुजर जाता है, और मेटर्निटी बेनिफिट सबका जो है हमारे यहाँ जो भी ये जो हमारे मजदूर भाई, अगर परमानेंट डिजेबलमेंट होता है या टेम्पोररी डिजेबलमेंट होता है, डेथ केस होता है, आप जो डिपेंडेंट को पेंशन देते हैं, तो ये कैसे, अगर किसी के यहाँ हादसा होता है, जैसे कोरोना में भी एक स्कीम चला था और कुछ वर्कर आए थे हमारे पास, तो हमने उनको गाइड भी किया कि आप ईएसआईसी के यहाँ जाइए, वहाँ आपका कुछ है नया है। लेकिन हमारा जो पुराना स्कीम चला आ रहा है, जो इम्प्लाई कंपनसेशन एक्ट जहाँ लागू नहीं होगा वहाँ ईएसआईसी ही लागू होगा। तो अगर वर्कर का डेथ हो गया काम के दौरान या डिजेबलमेंट हो गया, तो वो कैसे अप्रोच करेगा और क्या क्या सर्टिफिकेशन चाहिए? क्या मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, उसका मेडिकल जांच चाहिए, या आपके ईएसआईसी के ही मेडिकल बोर्ड से जांच होना चाहिए? और इसके बाद उसको इस आधार पर उसको पेंशन या जो क्षतिपूर्ति दिया जाएगा, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए।
जरूर दुर्भाग्य से यदि वो उनको टेम्पोररी डिसेबलमेंट हो जाता है या परमानेंट डिसेबलमेंट अगर वर्कर का हो जाता है ऑन शॉप फ्लोर या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इन सारे कंटीजेंसीज में जो है हमारे यहाँ एक विहित प्रक्रिया है जो एम्प्लॉयर को मालूम है। मैं यहाँ पर ये जरूर कहना चाहूंगा कि ईएसआई स्कीम की सफलता जो है उसमें कि इसको ठीक से लागू कराने में एम्प्लॉयर की बहुत बड़ी भूमिका है। उनके ऊपर काफी दायित्व दिया हुआ है और वो इस बारे में उनको जागरूक किया गया है और किया जाता है। जब वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसी समय उनको ये सारी जानकारी भी प्रदान की जाती है। और हमारा जो वेबसाइट है ये esic.nic.in उस पर ये सारी जानकारी है। एवं वर्कर के लिए अलग से और एम्प्लॉयर के लिए एक अलग से साइट बनाई हुई है, वो सिर्फ esic.in है, www.esic.in। उस पर वो लॉगिन करके एम्प्लॉयर और आईपी ये भी देख सकते हैं कि उनका पैसा कंप्लायंस का ठीक से जमा हो गया, या वर्कर देख सकता है कि मेरा पैसा जो काटा गया वो जमा हुआ या कब तक जमा हुआ। कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि पैसा कट गया मगर जमा नहीं हुआ, वो अलग से उनको दिया गया है। लेकिन ये मैं मानता हूं कि जागरूकता और बढ़ाने की आवश्यकता। प्रश्न पर आते हुए, टेम्पोररी डिसेबलमेंट बेनिफिट जो है वो पहले दिन से ही दिया जाता है अगर एम्प्लॉयमेंट इंजरी है तो। और जब तक टेम्पोररी बेनिफिट डिसेबलमेंट रहती है तब तक 90% ऑफ द एवरेज डेली वेजेस उनको तकरीबन उनको पेमेंट किया जाता है। ये होता ये है कि जब भी कोई एक्सीडेंट हो किसी भी नेचर का, उसके लिए एम्प्लॉयर को खबर देनी पड़ती है ब्रांच ऑफिस को। इसमें डिस्पेंसरी का कोई रोल नहीं है। ब्रांच ऑफिस से हमारा डेजिग्नेटेड स्टाफ जो सीनियर लेवल का होता है, नहीं तो मैनेजर खुद, वो आते हैं और उनका एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट होता है ताकि हमें ये मालूम पड़ जाए कि ये जो है जो उनका जो उनकी जो कंडीशन है वो फुलफिल करते हैं। अर्थात ये इंजरी या ये जो चोट लगी है वो रोजगार के दौरान लगी हुई चोट है। ये कुछ पहलू होते हैं जिस पर एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है, उसमें वो अपनी एक्सीडेंट रिपोर्ट कहते हैं उसको, उस फॉर्म में भर के मैनेजर जमा जो है साइन वाइन करा करके एचआर वालों से या कंपनी से कुछ गवाहों से भी बात करते हैं जिन्होंने एक्सीडेंट के जो साक्षी हैं, तो एक प्रक्रिया बनी हुई है, उसको देख करके वो जमा कर देते हैं अपने ब्रांच ऑफिस में। और तदुपरांत ये मैनेजर के लेवल पर भी काफी सारे पावर्स दे दिए गए हैं शॉप फ्लोर के एक्सीडेंट के, जो कहीं आगे रीजनल ऑफिस तक जाने की आवश्यकता नहीं होती है या सब रीजनल ऑफिस तक। और उस आधार पर उसी तरह अगर परमानेंट डिसेबलमेंट हो तो वो भी डे 1 से मिलता है और उसमें पूरी जिंदगी तक मिलता है 90%, जैसा कि टेम्पोररी में मिलता है। और अगर दुर्भाग्य से डेथ हो जाती है तो डिपेंडेंट बेनिफिट जो है पहले दिन से मिलता है अगर वो एम्प्लॉयमेंट इंजरी की वजह से है, और वो उनके विडो को मिलता है टिल 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 फॉर लाइफ, या अगर जब तक वो रीमैरिज नहीं कर लेते हैं। रीमैरिज करने पर वो बंद होता है, नहीं तो उनको पूरी जिंदगी तक वो दिया जाता है। चाहे वो गांव चले जाएं कहीं भी रहें, उनके खाते में पैसा जाता अच्छा, है। उनको पहले पेंशन भी पहले दिया जाता है और पहले एक मनी लमसम, ऑर्डर से जाता था, अब अकाउंट में जाता है। बताएं। पेंशन भी दिया जाता है और एक लमसम अमाउंट भी दिया जाता है ना उनको, कंपनसेशन? नहीं, उनको उनको जो है कंपनसेशन नहीं, लमसम नहीं दिया जाता। उनको जो है उनको एक तरह से पेंशन वर्ड आप यूज कर सकते हैं, हम लोग उसको बेनिफिट कहते हैं। मासिक? एक कैलकुलेट डिपेंडिंग ऑन द वेजेज ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉय वर्कर, उसका एक कैलकुलेशन होता है भाई इतना रुपया पर महीना, और वो जो होता है वो 90% ऑफ एवरेज डेली वेजेज होता है। वो जिंदगी भर के लिए जो वर्कर का 90% है वो दिया जाता है। मगर अगर दो बच्चे भी हैं मान लीजिए, एक लड़का और एक लड़की है उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा, तो बराबरी से विडो को और दोनों बच्चों के बीच में बांट के दिया जाता है। बच्चा जब 25 साल का हो जाता है लड़का, तब उसको बंद करके वो इनको दे दिया जाता है। लड़की को जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक के लिए दिया जाता है।
ये और विडो को या परिवार को जब तक विडो रिमैरी ना कर ले तब तक उनको पूरी जिंदगी तक अगर वो शादी ना करें तो ये 90% ऑफ एवरी एवरेज डेली बेसिस उनको डिपेंडेंट बेनिफिट के तौर पर दिया जाता है। अच्छा, ये जो इम्प्लाई कंपनसेशन एक्ट है उसमें तो लमसम अमाउंट दिया जाता है, और आप लोग तो मासिक वहां पेंशन देते हैं। आप लोग हम लोग मासिक मासिक पेंशन, पेंशन देते हैं जिसको हम लोग डिपेंडेंट बेनिफिट के नाम से पुकारते हैं। मतलब ईएसआईसी में कोई लमसम अमाउंट नहीं दिया जाता है। ईएसआईसी बिल्कुल नहीं, यहाँ तो और ज्यादा नहीं लंप बेनिफिट है। सम अगर उनकी अगर अगर दुर्भाग्य से वर्कर का ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट डेथ हो जाता है तो हम लोग उनको एक फ्यूनरल एक्सपेंसेस के तौर पर अच्छा। अप टू 15,000 रुपया कैश में भी दे देते हैं अगर मांगा जाए। तो जो भी खर्चा हुआ विद एन अपर लिमिट ऑफ 15,000 ताकि उनका दाह संस्कार प्रॉपर तरीके से हो सके। और वो जरूरी नहीं कि परिवार का सदस्य आए, जो भी वर्कर के बिहाफ में आ जाएगा हमारे यहाँ उनको वो 15,000 रुपया तक उनकी उनके दाह संस्कार के लिए दिया जाता है। तो ये लंपसम दिया यहाँ एक डिफरेंस है कि इम्प्लाई कंपनसेशन एक जो जहाँ कवरेज है इम्प्लाई कंपनसेशन एक्ट का, वहाँ उनको लमसम अमाउंट दिया जाता है, और ईएसआईसी में उनको पूरा जीवन भर बेनिफिट दिया जाता है, मासिक, मंथली। बिल्कुल जीवन भर दिया जाता है। और और अगर ये उनका अमाउंट जो है टेम्पोररी डिजेबलमेंट भी है उसमें भी दिया जाता है, परमानेंट में भी, और डेथ डेथ केस में उनके डिपेंडेंट को। बिल्कुल दिया जाता है। और टेम्पोररी में क्या होता है कि जो आपने पहले जिक्र किया था कि हाँ। टेम्पोररी में उनका बाद में जब वो स्वस्थ हो जाते हैं तो उनका मेडिकल बोर्ड कराया जाता है और उसके बाद वो अपने नौकरी में दोबारा जा सकते हैं और जाते हैं। अगर उस समय उनका ये देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए एक उंगली है और उसमें चोट लग गई और यह उंगली कट गई या हाथ कट गया दुर्भाग्य से, इस तरह की इंडस्ट्रीज हैं, हैजार्डस इंडस्ट्रीज और कई तरह के ऐसे इंडस्ट्रीज हैं। तो उसका असेसमेंट करती है मेडिकल, और मेडिकल बोर्ड जो असेसमेंट करती है तो वो देखता है कि इनकी लॉस की वर्कर के कमाने में का की क्षमता में कितने की कमी आ गई है। तो उसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। उनके कमाने की क्षमता में क्या हुई, 2%, 2%, 5%, 25%, 50%, और उसके हिसाब से स्लैब बने हुए हैं। तो अगर उतना उनका नुकसान हुआ है तो नौकरी करेंगे जो कमाएंगे, मगर उसके अतिरिक्त उनका जो होगा वही वो जो है बेनिफिट उनको मिलता रहता उनको है। इफ देयर मंथली इज ए उनको मंथली मंथली मासिक वो बेनिफिट। मिलेगा, yes, वो मिलेगा। जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई उसका असेसमेंट जो है वो मेडिकल बोर्ड हमारी ईएसआईसी की करती है, उनको बुलाया जाता है, उनका किया जाता है और उनको इस आधार पर मंथली पेमेंट उसका किया जाता अभी क्या है कि है। ये है। हाँ, अभी कॉन्ट्रैक्ट लेबर का है अभी इंडस्ट्री में, जैसे कि आप जैसे बात कर रहे थे कि एचआर मैनेजर ज्यादातर रेगुलर वर्कर के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन जहाँ वर्किंग आउटसोर्स के थ्रू होता है तो वहाँ कॉन्ट्रैक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो सोशल सिक्योरिटी का व्यवस्था करे, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसमें क्या होता है ना कि वर्कर को कुछ पता नहीं रहता है कि मेरा जमा भी हो रहा है, नहीं भी जमा हो रहा है। और अभी तो मोबाइल पर मैसेज आने की भी बात है, और आप भी बता रहे हैं कि वेबसाइट पर भी वो जाके चेक कर सकता है। तो उसमें बिल्कुल वर्कर में एक झिझक झिझक ना है कि हम कैसे ईएसआईसी के ब्रांच ऑफिस में जाएं या डिस्पेंसरी में जाएं। तो उसमें जैसा कि मैं प्रैक्टिकल देखा हूँ कि बहुत लोग जो ईएसआईसी के मेंबर हैं, आईपी हैं, बहुत बेनिफिट ले नहीं रहे हैं जितना बेनिफिट उनके लिए बना है, जितना अच्छा स्कीम है। आईएलओ ने भी इसकी प्रशंसा की है कि सारे जितना इम्प्लाई का जो होता है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट सारे ईएसआईसी में कवरेज है। पेंशन दे रहे हैं, मेडिकल दे रहे हैं, तो सिकनेस दे अधिक जो रहे हैं। लिस्ट है आईएलओ की, जो कंटीजेंसीज की लिस्ट है कि जिस स्थिति में जिन परिस्थितियों में भी जिन विषम परिस्थितियों में वर्कर्स को जरूरत होती है सोशल सिक्योरिटी की छतरी की, उसमें से अधिकतम ये जो है ईएसआई एक्ट के तहत ईएसआई कॉरपोरेशन के झंडे तले उनको ये दिया जा रहा है। अब जहां तक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की बात है, हम लोग फरवरी से लेके मार्च तक 24 फरवरी हमारा एसिक दिवस होता है और 10 मार्च तक पखवाड़ा मनाते हैं।
उसमें हम लोग हर इंडस्ट्रियल एरिया में जा करके एजुकेट करते हैं। उसी तरह से हमारे ब्रांच ऑफिस में पैम्पलेट वगैरह लगे हुए हैं। अगर रेगुलर भी जाता है तो कॉन्ट्रेक्चुअल को भी पता लग जाता है, सब एक ही जगह पे काम करते हैं और कोई विभेद नहीं है दोनों के बीच। जो सुविधा रेगुलर को मिलेगी वही कॉन्ट्रेक्चुअल को मिलेगी। जो 10 दिन काम करके निकला है उसको भी नियमानुसार जो मिलना चाहिए उसी दर से उसी स्केल का बेनिफिट मिलता है। दूसरा यह है कि हम लोग समय-समय पर कई तरह के एम्प्लॉयर एसोसिएशन और यूनियंस के साथ मीटिंग करते हैं और यूनियन वाले भी अपने लेवल से इसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। ये बहुत ही महती काम है और ये वर्क इन प्रोग्रेस रहता है, हमेशा सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये ज़रूर एक है कि एक काफ़ी सर, वर्कर्स को ये पता नहीं। एक इम्पोर्टेंट बताइए। क्वेश्चन ये है कि जो मेडिकल बेनिफिट है, चिकित्सा जो बेनिफिट है, तो वो डिस्पेंसरी हाँ, विजिट इतना करता है वर्कर, तो वहाँ डिस्पेंसरी में डॉक्टर भी रहते हैं और दवा खाना भी है, तो वहाँ डॉक्टर से दिखाते भी है और दवा भी लेते हैं डिस्पेंसरी में हाँ, दोनों। बिल्कुल, तो हाँ, हाँ, डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी में डॉक्टर भी हैं और डिस्पेंसरी में दवा भी उपलब्ध है और दवा नहीं रहने पर हाँ। हो सकता है कि कोई दवा ना हो, तो वो खरीदेंगे तो उसकी रिम्बर्समेंट भी सीजीएचएस रेट पर हो जाती है। और दूसरा यह है कि आज एक और इनिशिएटिव लिया गया है और उसका नाम है डिस्पेंसरी कम ब्रांच ऑफिस। ये पिछले 2-3 सालों में इसमें काफ़ी तेज़ी से काम हुआ है। कि क्या होता था कि एक वर्कर कहीं काम कर रहा है, अब वो छुट्टी लेकर के ब्रांच ऑफिस में गया कागज जमा करने, फिर उसके बाद वहां गया तो वहां से कहा गया डिस्पेंसरी से ये डॉक्टर साहब से लिखवा के ले आओ, क्योंकि जो कैश बेनिफिट भी होता है जैसा कि मैंने आपको बताया, वहां भी डॉक्टर साहब का सिग्नेचर किसी किसी चीजों में लगता है कि ये बीमार है तो उसका सर्टिफिकेट्स होता है, तो कुछ रेगुलेशन सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो उससे क्या होता था, वर्कर को काफ़ी परेशानी और साथ में खर्च भी होता था और उसकी नौकरी पर भी ये होता था कि उनको पूरे दिन के लिए कई बार वहाँ से वो नौकरी पर वापस भी नहीं जा पाते थे। इसलिए डिपार्टमेंट ने ये तय किया कि एक ही छतरी के नीचे क्यों ना किया जाए, इसलिए डिस्पेंसरी कम ब्रांच ऑफिस की स्थापना बहुत तेज़ी से हो रही है और जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे डिस्पेंसरी रहेगी ताकि डिसेबल्ड लोग भी ग्राउंड फ्लोर में डॉक्टर से मिल लें और फर्स्ट फ्लोर पे ब्रांच ऑफिस जो कैश बेनिफिट का है इन द सेम बिल्डिंग। अब ये हर जगह खोल दिया गया है, जहां बाकी है वहां भी क्रमशः खोला जा रहा है। तो इसलिए कि वर्कर एक ही छत पे एक ही जगह पे जाए, एक ही लोकेशन से उसका दोनों तरह के बेनिफिट, सारे बेनिफिट जो ईएसआईसी के हैं वो हो जाए। अच्छा सर, आपने बहुत अच्छा जानकारी दिया है, और हम आपके साथ अलग से एक दिन सोशल सिक्योरिटी कोड पर डिस्कस करेंगे। और अब आज आप ईएसआईसी के बारे में और भी अपने तरफ से कुछ बोलना चाहें तो बोल के इसके बाद हम कंक्लूड करते हैं, क्योंकि अपना प्रोग्राम का ज्यादा पीरियड हो रहा है। तो आप सर अपने तरफ से अगर कुछ कहना चाहेंगे ईएसआईसी पर, तो आप अपने तरफ से मैं बताइए। बस यही कहूंगा कि ये बहुत बड़ा कार्य है और हम दूसरे दिन सोशल सिक्योरिटी पर बात करें, सोशल ये लेबर कोड्स पे बात करेंगे। लेकिन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी इतना बड़ा काम, इतनी ज्यादा हमारी संख्या है, और 50 करोड़ से ज्यादा वर्कर के लिए क्या आपका संदेश रहेगा, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं या जो वर्किंग वर्कर के लिए लाभार्थी हैं हमारा उनके लिए? संदेश रहेगा कि 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 वो इस इस इसकी सुविधा का लाभ जो है निश्चित तौर पे उठाएं। ESIC.in वेबसाइट पर समय समय पर जा करके वहां पर सारे बेनिफिट की जानकारी भी दी हुई है और इंडिविजुअल उनका जो पैसा जमा है वो भी दिया हुआ है। ये सारी दोनों भाषाओं में, हिंदी में भी उपलब्ध है, तो वो उसका जरूर ख्याल करें। और ऐसा अगर ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ HR के लोग हैं तो वहां से भी वो अपनी जानकारी लें, अपने फेलो वर्कर्स से लें। और हमारे ब्रांच ऑफिस हैं वहाँ नजदीक, बिल्कुल नजदीक होते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में तो इंडस्ट्रियल एरिया में ही रहते हैं अमूमन, तो वहां से वो जानकारी लें। वर्कर के लिए मैं एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ कि ESI चूंकि वर्कर के पैसे से चलती है, तो हम लोग कुछ मेडिकल कॉलेज भी चला रहे हैं जिसमें MBBS और PG की पढ़ाई भी होती है। और MBBS में वर्कर के बच्चों के लिए सीटें रिजर्व की गई हैं और कई वर्कर के बच्चे, अभी जब मैं 2020 में रिटायर हुआ, उसके पहले 24,000 रुपया सालाना पर की फीस पर डॉक्टर बन के वर्कर के बच्चे निकले हैं।
और अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई है ईएसआईसी की, उसमें उस सीट की संख्या बढ़ाए जाने पर भी निर्णय लिया गया। तो मैं ये कहूंगा कि ये वन बेनोवलेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आज बता नहीं पाया समय के अभाव की वजह से, लेकिन नहीं, अभी अभी अगर आ, सर कुछ आ, बताना चाहें तो आप सर 3-4 मिनट 5 मिनट में बता सकते हैं सर, नहीं अगर। बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि कि ये जो स्कीम है, इसमें कोई अगर किसी की नौकरी चली जाती है, चाहे वो रिट्रेंच हो गया हो, चाहे फैक्ट्री बंद हो गई हो, तो ऐसी परिस्थिति में जो है उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी दिया जाता है 24 महीने के लिए, उनकी लाइफ टाइम में, जब तक वो इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट में। और वो 25% ऑफ एवरेज वेज होता है पहले 12 महीने के लिए, 50%, और बाद के 12 महीने के लिए 25%, ताकि वो अपने लिए कोई नए रोजगार को ढूंढ सके। उसी तरह अटल बीमित कल्याण योजना है, और उस पर भी आ, उनको उनको अनएम्प्लॉयमेंट होने की स्थिति में उनके लिए जो प्रावधान किए गए हैं कि अगर वो 78 दिन उनका पीछे काम हुआ है 12 महीने के अंदर, तो 90 दिन के लिए उनको लाइफ टाइम में मिलेगा, जो 50% एवरेज वेज का उनको दिया जाता है। तो देर आर सीरीज ऑफ रिहेबिलिटेशन का अलग है, जैसे उनको कोई वोकेशनल ट्रेनिंग है, फिजिकल रिहेबिलिटेशन है, वो सारी चीजें, आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर में भेजना, वहां जब तक रहेंगे तब तक 100% एवरेज वेज देना, ये सारी चीजें जो हैं हम लोगों ने उसके लिए की हैं। और एक खास शायद 150 से थोड़ा ज्यादा है, अगर पर डे उनका वेजेज है, पर 170 के आसपास, अब वो समय समय पर थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। अगर उनका रोज का वेजेस वर्कर का 173 के आसपास, 175, मैं अगले बार में उसकी फिगर दे दूंगा, अगर है, वो हमेशा रहा है जो बढ़ के वहां तक पहुंचा है, तो उनको अपने हिस्से का अर्थात 0.75% देने की आवश्यकता ही नहीं है, मुफ्त में ये ईएसआईसी की सुविधा दी जाएगी, बिकॉज दे आर द एट द लोएस्ट लेवल ऑफ द इनकम ब्रैकेट। तो उनको जो है उनके अंशदान से उनका अंशदान नहीं लिया जाता है, सिर्फ एम्प्लॉयर का अंशदान लिया जाता है। वर्कर का अंशदान अगर वहीं तक उनको मिलता है तो फ्री किया हुआ है। तो ये सारी सुविधाएं जो है, बुके जो हैं, इसमें यह है कि गांधीयन फिलोसफी जो है कि आप जितना कमाते हैं उतना ही दें, लेकिन आपको दिया जाएगा सब अच्छा सर, कुछ एक सेम हम लेवल। ये बताना चाहेंगे कि जैसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, समस्तीपुर है, सहरसा है, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, तो ऐसे जगहों में जो हमारे वर्कर छोटे छोटे एमएसएमई में काम करते हैं, शॉप्स में काम करते हैं, तो उनके लिए आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? जो ऐसा है स्मॉल डिस्ट्रिक्ट में जो कि वर्कर काम करते हैं वो कैसे फायदा उठा सकते हैं? वहां तो बड़ा हॉस्पिटल तो नहीं है ईएसआईसी का। हम ब्रांच ऑफिस देखे हैं, ब्रांच कम डिस्पेंसरी भी हमने नहीं देखा है, मेरे नजर में तो नहीं आया है। तो उसके बारे में 2 मिनट में थोड़ा सा आप बता दीजिए। अभी आपने जिन शहरों के नाम दिए हैं, सौभाग्य से मुझे वहां की स्थिति के बारे में थोड़ी जानकारी है। मैं इसके बारे में यही कह सकता हूँ कि ये जो हमारा एक्सपेंशन हुआ है टुवर्ड्स यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी, कि हर क्षेत्र में, हर कोने में, हर जिले में लागू किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि 750 से कम जिले हैं उसके इर्द गिर्द हैं, और 600 को हम क्रॉस कर रहे हैं। तो उसमें इन जिलों में भी लागू कर दिया गया है। लागू करके वहां ब्रांच ऑफिस खोल दी गई है, तो कैश बेनिफिट हो गया। फिर डॉक्टरों से टाई अप किया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईएसआईसी अगले अगले बार मैं आपको बताऊंगा कि कितने हमारे हॉस्पिटल हैं, कितने डायरेक्टली रन बाय ईएसआईसी हैं, कितने स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रन है, क्योंकि ये जो है लेबर है वो कंकरेंट सब्जेक्ट है, और लेबर कोड में भी आपने देखा होगा, आपको भी जानकारी है कि ये कंकरेंट सब्जेक्ट है, और स्टेट गवर्नमेंट भी उस पर रूल्स वगैरह बना रही है लेबर कोड लागू करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए। तो वही चीज यहाँ भी, हॉस्पिटल उनके भी, हमारे हॉस्पिटल कितने भी हों, वो इतनी बड़ी क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में जाके बन पाते हैं और कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। अभी बहुत सारे हॉस्पिटल बन रहे हैं। मैं आपको आज ये बताऊंगा कि बहुत कम वर्कर रहने पर भी शिथिल करते हुए नियम कानून को, अगरतला में एक हॉस्पिटल की घोषणा कुछ दिन पहले की गई है, और एक और केरला में की गई है। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि हम दरवाजे तक सुविधा पहुंचाएं।
तो जहां डिस्पेंसरी नहीं है वहां आईएमपी सिस्टम शुरुआत में लेते हुए कि हम कोई डॉक्टर है, एमबीबीएस है, तो उसको अपने पैनल पे ले लिया और उनको कह दिया उनके साथ उतने नंबर ऑफ आईपी अटैच कर दी। और इन आपने जो नाम लिया उन शहरों में उतने ज्यादा संख्या में आईपी वर्कर कवर्ड नहीं है। लिस्ट उनको दे दी, उनको हम लोग फिक्स पैसा पर वर्कर फैमिली देते हैं और उस हिसाब से वो लिस्ट रख करके कंप्यूटर में या मैनुअली वो इलाज देते हैं और उनको मिलता है। बाकी के लिए प्राइवेट में टाई अप हॉस्पिटल हर शहर में किए जाते हैं ताकि सेकेंडरी या टर्शियरी का जहां इलाज है, आई वाज टॉकिंग अबाउट आईएमपी पैनल डॉक्टर ओनली फॉर प्राइमरी, प्राइमरी केयर, सर्दी खांसी जुकाम बुखार। बाकी सेकेंडरी और टर्शियरी जिसको सुपर स्पेशलिटी भी कहते हैं उसके लिए और जो है हम लोगों ने कैशलेस सर्विस की व्यवस्था हर शहर में कर रखी है और उसकी लिस्ट हर रीजनल ऑफिस सब रीजनल ऑफिस के साइट पे डाली, जहां वो वर्कर जा करके अपना कार्ड दिखा करके इलाज ले सकता है, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंट्रीब्यूटरी कंडीशन वेयर एवर दैट इज एप्लीकेबल। आपने सर बहुत ही अच्छा बताया, और बहुत ही अच्छा आपने ईएसआईसी स्कीम के बारे में बताया, और खासकर वर्कर के बारे में बताया कि वर्कर कैसे ईएसआईसी के पास पहुंच सकते हैं, ईएसआईसी का फायदा उठा सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग इस पर और भी डिस्कस करेंगे आगे। तो आज के लिए जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी आपका। और हम लोग नेचुरली हम भी आपसे आपके विभाग के कार्यकलाप के बारे में किसी दिन बात करेंगे, क्योंकि हमारा पर्पस तो एक ही है कि जो वर्कर हैं और जो देश के निर्माण में जिनका सबसे बड़ा योगदान रहता है उन तक जो है जो भी सरकार की के स्कीम्स हैं उनका लाभ उन तक कैसे पहुंचे, खास करके जब वो किसी परेशानी में पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, तो आज कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद।